चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या यही रिएक्शन थी क्या? हाँ, तो इसमें क्या होगा, KOH यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से CH3O18, जो कि बाद में एक H+ ले लेगा। ठीक है, हाँ, ये प्रोडक्ट होगा आपका। इसमें भी सपोनिफिकेशन में क्या है, हाँ सॉरी, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर गया, वापस आया नेगेटिव चार्ज और इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, ऐसे ही बारी बारी से ये रिएक्शन होगी और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, OH CH OH CH2OH। ठीक है, हाँ, और ये कितने बन जाएंगे, 3 ऑफ RCOOH। ठीक है, ये होता है आपका सपोनिफिकेशन। ठीक है, हाँ, तो इसमें इसमें भी क्या होगा, आपका O माइनस इस तरह से, और ये CPS3 कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जिसपे O18 अटैक कर देगा और ये H+, ये जो भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका ये कंपाउंड बनेगा जिसपे ऑक्सीजन 18 इस वाले ग्रुप पे है। ठीक है, हाँ, कोई डाउट? ठीक है, तो आई थिंक यही थे, यही सारे क्वेश्चन थे। तो आपको अगर टॉलरेंस रिएजेंट समझ आया तो वैसा ही है लगभग लगभग आपका फाइलिंग सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ जरूरी बातें लिख लेते हैं जो हमने अभी सीखा, कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय टॉलरेंस रिएजेंट, राइट? We can differentiate aldehyde and ketone via, वाया तो रहने देते हैं, बाई लिख लेते हैं, बाई टॉलरेंस रिएजेंट। दूसरा, एल्डिहाइड या टर्मिनल एल्काइन हो या फॉर्मिक एसिड हो या हेलाइड आयन हो या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, कैसोल हो, ये सारे के सारे देते हैं पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। एल्डिहाइड हो, टर्मिनल एल्काइन हो, फॉर्मिक एसिड हो, हेलाइड आयन्स हो,
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, कैचोल हो, ये सब क्या देते हैं? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हेमी एसिटल भी देता है और एल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, एसिटल हुआ। ठीक है, ऐसे यहां लिखते हैं, एल्कोहल हो, ईथर हो, एसिटल हो, नॉन टर्मिनल एल्काइन हो, एसिटिक एसिड हो और कीटोन हो, ये सारे के सारे टॉलन टेस्ट नहीं देते। ठीक बात है। ये तो हुआ आपका टॉलन टेस्ट। अब एक और है इंपॉर्टेंट, फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन। तो इसमें आपका जो रिएजेंट होता है, इसमें होता है फैलिंग ए प्लस ऑफ फैलिंग बी। फैलिंग ए इसमें होता है CuSO4 और इसको हम बोलते हैं रॉशले सॉल्ट। मतलब ये होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, टार्टरेट होता है मतलब CO2 माइनस ऑफ Na प्लस CO2 माइनस और K प्लस। ठीक है, जब ये रिएक्ट करते हैं, जब ये रिएक्ट करता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन है आपका कि ये CO2 का एक रेड पीपीटी बनाता है। ठीक है, अगर रेड पीपीटी बन गया तो इसका मतलब है उसने फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे दिया है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये आपका एल्डिहाइड है, फैलिंग सॉल्यूशन क्या देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और Cu2O का एक पीपीटी बनाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये कीटोन के साथ कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। हाँ, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो फैलिंग सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और Cu2 का रेड पीपीटी बना देता है। ठीक है, तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि सारा का सारा अभी जो पढ़ा है वैसा ही है, लेकिन इसमें बस एक छोटा सा एक्सेप्शन ये होता है कि जब भी एरोमेटिक एल्डिहाइड आ जाए तो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, हाँ बोलो। तो वो थर्ड वाला कैसे दे रहा है सर, वो समझ नहीं आया। थर्ड बार अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देखा था ना हमने अभी।
ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे +1 हो जा रहा है, तो क्या इसका रिडक्शन हो जा रहा है, और यहाँ से H हट जाना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। बोलो। अगर सर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सर CO2O फॉर्म होगा, इसलिए हम कह सकते हैं हाँ, जिनका किसी भी ऑक्सीडेशन, रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन, हाँ जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है वो क्या हो जाएगा, वो फिर वो रिएक्शन दे देगा। ठीक है, इसमें बस यही है कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्या रीजन है उसका कोई मतलब नहीं है, बट बस आपको याद होना चाहिए ये। तो हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएट एरोमेटिक और एलिफेटिक aldehyde can be differentiated by a Fehling solution, right? मतलब pH CHO रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन RCOH रिएक्शन दे देगा। अभी देखा हमने ऊपर, ये दे रहा है, ये नहीं दे पा रहा है, तो क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, अब अगला जो है अगला है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, CuSO4 होता है और इसके साथ सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड क्या होता है, CO2H, सही, CO2H, CO2H और CO2H और यहाँ पे OH। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन है आपका Cu2O का PPT बनता है। ठीक है, इसमें भी रिएक्शन सेम ही होती है। ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कीटोन को नहीं कर पाएगा, सेम अभी जैसा हमने पढ़ते आ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को कन्वर्ट कर देगा इसमें। ठीक है, तो ये टेस्ट दे देगा। तो आसान है ये भी। हाँ जी, एक और होता है 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं उसको, 2,4-DNP, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये भी आसान होता है। हाइड्राजीन होता क्या है, ये रिएजेंट क्या होता है हमने पढ़ रखा है वैसे, NH2NH 2,4
डाई नाइट्रो। ठीक है, इसमें क्या होता है आपने देख रखा होगा, को याद आ रहा हो तो, कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है तो क्या ये वाटर यहाँ अटैक करेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो अगर ये एल्डिहाइड तो कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन दे देगा, लेकिन अल्कोहल जो कि कीटोन या एल्डिहाइड नहीं होता है तो फिर वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, बोलो ठीक बात है क्या? चलिए, तो इनको ऐसे अगर नंबरिंग दी जाए, ये 1 है, फाइलिंग सॉल्यूशन 2 हो जाएगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन 3 हो जाएगा, ये अगर 4 हो जाएगा, तो 5th हो जाएगा आपका NaHSO3। तो अगर आप इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या होगा, हाँ, तो इसका एक ये वाइट क्रिस्टलाइन अडक्ट बन जाता है। ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन एक अडक्ट बन जाता है। आसान है, मैकेनिज्म क्या है इसका, अगर आप इसको देखते हैं तो ये O माइनस OH SO3OH है। ओके, सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, एक OH हो गया, एक O माइनस हो गया और एक डबल बॉन्ड हो गया। तो बताइए सल्फर ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है या ऑक्सीजन? सल्फर। तो सल्फर अटैक करेगा यहाँ पे। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे इसका, ठीक है, हाँ, अगर आप इसका एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में यहाँ दिखा रखा है उन्होंने ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये बाद में, हाँ, ये बाद में क्या करेगा, हाँ, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके इसको ये OH जो कि H प्लस दे देगा, ये इस तरह से वाइट क्रिस्टलाइन अडक्ट बना लेगा। अब इसमें वही, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि ये जो अटैक करने जा रहा है, ठीक है, तो ये हिंड्रेंस भी देखता है।
तो इसमें अगर कोई रिएक्टेंट नहीं दे पा रहा है या नहीं दे रहा है, उसका रीजन यही होता है कि हिंड्रेंस किसमें कितनी ज्यादा है। तो जनरली मिथाइल कीटोन जो होते हैं, मिथाइल कीटोन का मतलब एक ऐसा कीटोन जिसमें मिथाइल जरूर है, वही ये टेस्ट दे पाता है। मिथाइल कीटोन के पॉजिटिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हिंड्रेंस तो एल्डिहाइड में तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर कीटोन में हिंड्रेंस देख रहे हैं, अगर कीटोन दे पा रहा है तो एल्डिहाइड तो बिल्कुल दे देगा। तो ऑल एल्डिहाइड will give this test, ठीक है। बट कीटोन में जो होंगे वो सिर्फ मिथाइल कीटोन होंगे, बट ओनली मिथाइल कीटोन कैन नहीं will give this test। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बताइए इनमें से कौन कौन ये टेस्ट दे देगा। पहला वाला मिथाइल, नहीं ये देखिए, ये मिथाइल, क्या यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और क्या ये कीटोन है, तो इसको लेकिन उसकी दूसरी तरफ इथाइल लगा है तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा। हाँ, वो अगर एक मिथाइल है तो बात बन जाती है। ठीक है, एक मिथाइल होना जरूरी है। अगर कोई मिथाइल नहीं है, इसी को हम मिथाइल कीटोन बोलते हैं, राइट। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं, हाँ, सो दिस टाइप ऑफ फॉर्म जो है ये मिथाइल कीटोन है, तो ये दे देगा। लेकिन यहाँ कोई मिथाइल नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, ये एक सिर्फ बेस फॉर्मेशन होता है। तो जैसे अभी हमने 2,4-DNP टेस्ट देखा था, वैसे ही ये भी एक तरीका है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है कि ये आपका अगर कोई एल्डिहाइड है और ये प्राइमरी अमीन है, तो अभी देखा था हमने वाटर निकाल के ये क्या बना लेगा, ये इस तरह से इमीन बना लेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन undergo सिर्फ बेस फॉर्मेशन। ठीक है,
एक और है, इसको हम बोलते हैं सिफ रिएजेंट। इसको बोला जाता है पैरा रोसानाइलिन। और SO2 और HCl। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन दे देता है, लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो हाँ, तो इसका जो कलर होता है वो पिंक होता है। तो यहाँ तो ये टेस्ट देता है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो रिस्टोर ऑफ पिंक कलर आपका वापस आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थे सारे टेस्ट अब तक के। हाँ बोलो। तो वो स्लिप्स बेस में सर कोई कलर या ऑब्जर्वेशन? नहीं नहीं नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिर्फ वो इमीन बनता है, उसकी स्मेल होती होगी, कलर का तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन है which of following give positive tolerance test? acetaldehyde,
ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन टॉलन टेस्ट दे देगा। ठीक है, हाँ, एक आइडोफॉर्म टेस्ट जो हमने पढ़ा था उसमें एक क्वेश्चन और आता है, तो ट्राई कर लिया सर ऊपर। ऊपर वाला ट्राई कर लिया। जी सर। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आप बता सकते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या रहा होगा। तो इसमें इसको ट्राई करें। इसमें क्या होता है कि ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये इसको लेगा, ये यहाँ आया, ये बॉन्ड ऐसे टूट के गया, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है हम जानते हैं कि I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि आगे जो NaOH और I2 की रिएक्शन होगी तो उससे आपके ये दोनों बन जाएंगे। कहने का मतलब था कि ये इस तरह से भी आपका एल्डिहाइड में कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब कुछ टेस्ट हैं जो अमीन के लिए होते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो कुछ टेस्ट हैं अमीन्स के लिए। तो पहला टेस्ट आपने पढ़ ही लिया है, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन ही ये टेस्ट दे पाता है, बाकी के नहीं। ठीक है, दूसरा टेस्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका बेंजीन सल्फेनॉइल क्लोराइड होता है। मतलब ये प्राइमरी अमीन क्या करेगा, ये प्राइमरी अमीन है, ये है आपका। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ ऐसे रिएक्ट करेगा और SNAE करके आपका क्या प्रोडक्ट बना लेगा,
ठीक है। अब इसके बाद अगर आप OH माइनस से रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके यहां से वाटर निकल जाएगा। तो क्या ये एक आयनिक सॉल्ट है या आयनिक है? अगर ये आयनिक है तो वाटर भी एक पोलर हो जाएगा, ये भी एक पोलर है और वाटर भी पोलर है। तो क्या ये लाइक डिसॉल्व लाइक की वजह से ये बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट हो जाएगा क्या? ठीक है, बेस सॉल्युबल प्रोडक्ट मतलब OH माइनस में ये सॉल्युबल हो जाएगा। अगर यही आपका 2 डिग्री है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा एसिड बेस और इसको बाहर निकालेगा। तो आपका R2N ये pH होगा। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी एसिड बेस रिएक्शन नहीं है तो ये नॉन पोलर जैसा ही रहेगा। तो ये बेस इनसॉल्युबल हो जाएगा, बेस में ये नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये बेस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 डिग्री अमीन पे ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री बाय डिफरेंशिएटिंग देम, लाइक कोई बेस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं it separates 1 degree and 2 degree amine by differentiating them as base soluble and insoluble product। ठीक है, हाँ। अब इसके साथ एक और है जो जेईई मेंस में बहुत बार आया है, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। मतलब जो मस्टर्ड ऑयल में जो स्मेल आती है वही स्मेल इसकी आती है। तो इसमें होता क्या है, RnH2 ये CH2 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये आपका RNH, हाँ,